अब आगे चले हम चीज़ों को लेकर जरा हमने दो केसेस की स्टडी की और इस तरह से की ये केस में जो है बी ज्यादा था ए कम था ऐसे, और दो वेक्टर्स कैसे थे ऑपोजिट। इसी का दूसरा केस लो आप, देखो दूसरा केस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या छोड़ देगा, मतलब ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऐसे भी कह सकते। अब पहले तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा था, एरो की लेंथ उसकी ज्यादा थी। अब आप ऐसा केस ले लो ए वेक्टर के एरो की लेंथ ज्यादा है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ए वेक्टर आपने ऐसे ले लिया और ए वेक्टर ऐसे ले लिया और ऑपोजिट है बी वेक्टर तो बी छोटा ले लिया लेंथ वाइज और ये बी वेक्टर कह दिया। वेक्टर इस तरह है लेकिन डायरेक्शन बी के ऊपर ऐसे एरो करेंगे एक साइड, हमेशा ऐसे करेंगे किधर भी। तो अब एंगल देखने की बातें करें तो एंगल कैसे देखेंगे, दोनों वेक्टर्स को कैसे पुट करेंगे, दोनों की टेस्ट टुगेदर होंगी तो ये ए वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? और यहीं से यहीं टेस्ट रखेंगे इसकी बी वेक्टर की और इस तरह बनाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये क्या होगा 180 डिग्री, ये क्या होगा ऐसे एंगल देखेंगे, यानी टेस्ट टुगेदर रखेंगे। क्या रखेंगे, टेस्ट टुगेदर रखेंगे ऐसे। तो ये कहेंगे ऐसे टेस्ट टुगेदर, क्या देखने के लिए, एंगल देखने के लिए। और ट्रायंगल लॉ के लिए क्या करेंगे, पहले के हेड पर दूसरे की टेस्ट रखेंगे ऐसा बोलेंगे। अब ट्रायंगल लॉ का यूज करें, देखो ट्रायंगल लॉ कैसे यूज होगा, ट्रायंगल लॉ मैं यहां लिखूंगा, ट्रायंगल लॉ कैसे यूज करेंगे आप। ट्रायंगल फर्स्ट लिखो, फर्स्ट बना लिया हम लोग, देखो जरा ये फर्स्ट बना लिया, ये ए वेक्टर ठीक। अब बी वेक्टर देखो, फर्स्ट के हेड पर सेकंड की, ये सेकंड क्या क्यों कहेंगे सेकंड, ऐसे ऐसे बोलते थे आपको, मैंने समझाया था आपको। ये फर्स्ट बोलेंगे, ये सेकंड बोलेंगे। अगर इसको पहले लिखते हैं इसको और इसको बाद में लिखते हैं तो इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? फर्स्ट के हेड पर सेकंड की यहां पे कोटा कुछ पॉइंट बनाओ, क्यों, जिससे विजुअलाइज हो के ये इस तरह से मतलब घिच-पिच हो जाएगा ओवरलैपिंग में। तो देखो फर्स्ट के हेड पर सेकंड की टेल कैसे रखेंगे, इसको इतनी लेंथ का यहां रखा तो ये यहां आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ये आया आपके पास क्या, यहां से लेकर और यहां तक, ये क्या आ गया आपके पास, ये मैं बनाता हूं बी वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है? और यहां से लेकर यहां तक ये क्या आया आपके पास, मैं ऐसे भी बना सकता हूं ए वेक्टर। मेरी बात समझ में? तो ये ए वेक्टर आया, इस लेंथ को मैं क्या बोलूंगा, इस लेंथ को, इसका नाम क्या है ए वेक्टर, तो लेंथ हो गई ए। इस वेक्टर का नाम क्या है, यहां से यहां तक बी वेक्टर, तो ये लेंथ क्या हो गई, ये देखो ये वाली लेंथ क्या हो गई, ये लेंथ बी, क्या हो गई ये लेंथ बी, क्या हो गई ये लेंथ बी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीके से और से बना लो मैं थोड़ा सा देखो। अब दोबारा देखो, यहां से चले पहले क्या लो इस तरह, कहां पहुंचे, यहां पहुंचे, यहां इस तरह। ये पहला ये चलना है तो इसी पे बैठ के चलेंगे, इसके ऊपर बैठ के, समझ में आ रही है? तो ऐसे चले यहां गए, फिर दूसरा मन भी वेक्टर कैसे करना, इसी पे यहां कहां से कहां है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट, स्टार्टिंग से एंड की तरफ आते हैं तो आए, तो इसको ऐसे बनाएंगे, देखो ऊपर ही बनाएंगे ऐसे। ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा, ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा, रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट, ए वेक्टर है बी वेक्टर। अब इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये मैं इसकी लेंथ कितनी कहलाएगी, सॉरी इसकी लेंथ की बात करें तो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगी इसकी लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड किस तरह होगा, बात समझ आ रही है? एक तरह से मैग्नीट्यूड देखने का तरीका। दूसरा तरीका देखो, दूसरा ये ए है, ये बी है, ये इतना बी है, ये इतना ए है, तो ये कितना रह गया, इतना पार्ट ए माइनस बी, क्या रह गया, ए माइनस बी। तो इसी लाइन के दो नाम हैं, इसी लाइन के दो नाम हैं, एक तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एक ए माइनस बी। तो इसका मतलब
माइनस बी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या है, वो यहाँ पर, और ये माइनस, और ये क्या है, प्लस, मोर माइनस प्लस। फिर दोबारा वही आया, क्यों, यहाँ पर कौन ज्यादा था, ए ज्यादा था, बी कम था। यहाँ लिख सकते हो ए मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा है बी, यानी ए वेक्टर ज्यादा नहीं है बी वेक्टर से। ऐसा नहीं बोलेंगे, वेक्टर्स का कंपैरिजन नहीं होता, छोटे बड़े नहीं होते, मैग्नीट्यूड छोटे बड़े होते हैं या कम ज्यादा होते हैं, वेक्टर्स कम ज्यादा या छोटे बड़े नहीं होते। यहाँ इसको बोले, अब डायरेक्शन की बातें करें। डायरेक्शन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, देखो दोबारा कैसे है डायरेक्शन। ए वेक्टर की इधर है, लेफ्ट टू राइट, बी वेक्टर की राइट टू लेफ्ट है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की तरह लेफ्ट टू राइट, यानी ए वेक्टर की तरफ आई, तो क्या कहेंगे, इज अलोंग ए वेक्टर। और सही बोले तो क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ दिस इज अलोंग द वेक्टर। कौन से वेक्टर की तरफ होगी, वेक्टर ऑफ मोर मैग्नीट्यूड, यानी जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसकी तरफ होगी इसकी डायरेक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इस तरह से क्लियर हो रहा है ये सब, नहीं हो रहा, ठीक, इस तरह, ठीक है। अब दोबारा यहां कंक्लूजन की तरफ बढ़े, तो कंक्लूजन क्या करेंगे हम इसमें, क्या कंक्लूड किया हमने, यानी ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट का मतलब उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी एंगल थीटा कितना है, 180। तो हमारे पास दो चीज आई, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिजल्टेंट की। मैग्नीट्यूड क्या होगा, या तो a माइनस बी होगा या b माइनस c होगा, यानी मोर माइनस लेस, a ज्यादा है ये देखेंगे, और ये b ज्यादा है, b माइनस लेस कब लिखेंगे, जब b इज मोर देन, यानी या तो ये होगी या ये होगी। दूसरी चीज डायरेक्शन क्या होगी, कंक्लूड क्या किया हमने, एक बार डायरेक्शन ए वेक्टर की तरफ आई जब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा था, पिछले केस में बी वेक्टर की तरफ आई जब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा था। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन उसी तरफ होगी जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इज अलोंग द वेक्टर ऑफ मोर मैग्नीट्यूड, ज्यादा मैग्नीट्यूड की तरफ इसकी डायरेक्शन। मेरी बात इतनी समझ में आ रही है हम लोगों को, नहीं आ रही, ये कंक्लूड हमने कर लिया और दोनों केसेस ले लिए। एक बार लिया b इज मोर देन a, एक बार लिया a इज मोर देन b। ये वेक्टर नहीं है कि a वेक्टर इज मोर देन b, ना, ऐसा नहीं काम है, मैग्नीट्यूड्स का कंपैरिजन किया उनके का, एक बार b का मैग्नीट्यूड ज्यादा था, एक बार a का ज्यादा था। क्लियर हुआ यहाँ पर? तीसरा केस और ले लेते हैं यहाँ पर कि a वेक्टर और b वेक्टर दोनों म्यूचुअली कहां है, परपेंडिकुलर है, कहां है, परपेंडिकुलर। दोबारा ठीक, अब दोबारा तीसरा केस मैं शुरू कर रहा हूं। तीसरा देखो दोबारा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक, दोबारा देखो कैसे एरो बनाए, कैसे दिए उसने, ये ए वेक्टर दे दिया, ये उसने बी वेक्टर दे दिया। बात समझ में आ रही है आपको? ये इसका, ठीक है, ये इसका स्ट्रेट लाइन को लिखा है, ठीक है, ये इसका, ठीक। अब एंगल देखें, सबसे पहले एंगल की तरफ जाते हैं। एंगल के लिए टेस्ट क्या रखेंगे, टुगेदर, तो ये ए वेक्टर रखा और ये बी वेक्टर रखा। बात समझ में आ रही है आपको? इतनी, ये बी वेक्टर और लंबाई ज्यादा है तो थोड़ा और बना लो, तो ये यहां से और यहां तक बी वेक्टर और यहां से यहां तक ए वेक्टर, तो ये एंगल कितना हो गया, ऐसे नुकीला करके बना देते, थीटा कितना हो गया, 90। टेस्ट क्या रखी है एंगल देखने के लिए, टेस्ट टुगेदर। दूसरी चीज, ये कौन सा एंगल लिया, स्मॉलर लिया, ये स्मॉलर दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में बिगर, बिगर नहीं लिया, तो थीटा क्या लिया, स्मॉलर। हमेशा याद रखेंगे, ये वाला नहीं लिया, ये वाला जो है, ये तो टेस्ट टुगेदर है, और ये वाला क्या है, एंगल लेना गलत हो गया, क्या हो गया, रॉन्ग। कौन सा लेंगे, स्मॉलर एंगल, थीटा स्मॉलर, दोनों के बीच में दो एंगल होंगे, एक स्मॉलर लेंगे एक बिगर। ऐसा नहीं कि एक्यूट और ऑब्ट्यूस,
कोई जरूरी नहीं एक एक्यूट हो और दूसरा इन्फ्लेक्स हो, एक ऑब्ट्यूज हो और दूसरा जो है इन्फ्लेक्स हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसलिए याद रखेंगे इस तरह नहीं एक्यूट एक्यूट और ऑब्ट्यूज की टर्म में याद करना ना, ये गलत हो जाएगा। स्मॉलर एंड बिगर दोनों में से कौन छोटा है? दो होंगे, तो एरोस के दिख जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ट्रायंगल लॉ की तरफ जाए तो ट्रायंगल लॉ क्या कहेंगे? ट्रायंगल लॉ को कैसे कहेंगे? देखो ट्रायंगल लॉ को ऐसे कहेंगे कि फर्स्ट के एरो हेड पर सेकंड की टेल लगेगी। देखो ठीक इस तरह। ठीक है, इस तरीके से देखो ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, ये क्या आ गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऐसे बोलेंगे। अब ये कितना कहलाएगा? 90। दूसरी चीज यहां बात कर लिख देंगे इसको, ये लाइन कितनी कहलाएगी? ये लाइन कहलाएगी कितनी? ए, क्योंकि ये किसका एरो है? ए वेक्टर का एरो है, तो ये लाइन हो गई ए। ये एरो किसका है? बी वेक्टर का, तो ये लाइन कितनी हो गई? बी। तो ये एरो किसका है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? पाइथागोरस लगाएं इसमें, पाइथागोरस। तो ये साइड क्या आ जाएगी हमारे पास? ये ए, ये बी, तो ये साइड हो गई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी का दूसरा नाम है मॉड ऑफ ए प्लस बी। इसका मतलब मॉड ऑफ ए प्लस बी को हम कैसे लिख सकते हैं? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अंदर की तरफ की चीज को मैं बोल रहा हूं इस तरह याद रखना। यानी ये रिजल्टेंट जो होगा, उस रिजल्टेंट का, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अब ऐसे आता है ना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड, इंडिविजुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का सम का रूट होगा। हम यहां डायरेक्शन देखें तो ये डायरेक्शन कितनी आई है वाली? इसे मैं अल्फा बोलूं तो अल्फा इस तरह से देखो मान ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों का रिजल्टेंट, और ये ए वेक्टर, तो ये एंगल कितना है? अल्फा बोल रहे हैं अल्फा। इसको अल्फा कितना आया इस टाइम पे देखें आप, तो tan अल्फा कितना लेंगे आप? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। मैंने जो सीक्वेंस बताई वो याद रखना जिस बता रहा हूं, पहले बताई। और रिमेनिंग बेस जैसे बोलेंगे, रिमेनिंग बेस। तो क्या आ गया ये निकलकर? परपेंडिकुलर कौन है? बी, और बेस क्या आ गया? ए। तो यानी अल्फा किसके साथ एंगल हो गया? अल्फा इज एन एंगल ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। किसके साथ? विद ए वेक्टर। ए वेक्टर के साथ जिसके साथ वो नीचे आएगा, नीचे वाले डिनोमिनेटर में, और जो अदर है दूसरा है जिसके साथ नहीं देगा एंगल वो ऊपर आएगा। मेरी बात समझ में आई? बोलने का तरीका है इसका केस कैसे बनेगा, इसका केस कैसे बनेगा, जैसे मैं देख चलता हूं। देखो एक चीज दी हमने यहां दोबारा, दो फोर्सेस दी उसने और वो दोनों एक ही बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, और दोनों म्यूचुअली कहां है? परपेंडिकुलर। दोनों म्यूचुअली कहां है? परपेंडिकुलर। एक फोर्स कितना है? 3 न्यूटन, दूसरा कितना है? 4 न्यूटन। और कैसे एक्ट कर रहे हैं? एक्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? दोबारा देखो, हमें ये समझ में आ गया इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। थीटा क्या है? 90। थीटा 90 है, तो ये केस बन गया। तो एक वेक्टर को हम कहते हैं F1 वेक्टर, पूरा वेक्टर बोले, ये तो मैग्नीट्यूड दे रखा है, और दूसरे वेक्टर को हम बोले F2 वेक्टर। F1 का मैग्नीट्यूड 3, F2 का मैग्नीट्यूड 4, ऐसा बोलेंगे, पूरा बोलेंगे F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4, F1 3। तो क्या आ गया हमारे पास? रिजल्टेंट को बोलेंगे F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, इसे बोलेंगे। अब बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इंडिविजुअल का मैग्नीट्यूड F1 और उसका स्क्वायर, F2 उसका स्क्वायर, और सम का रूट होगा। बात समझ में आ रही? तो कितना आ गया? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। कितना आ जाएगा? 5।
बात मेरी समझ में आई? 5 न्यूटन। ठीक है, दोबारा देखो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, तो डायरेक्शन बता रहा हूं किसकी, रिजल्टेंट की। कैसे आएगी डायरेक्शन इसकी, आप tan अल्फा ले रहे हो, किससे देख रहे हैं डायरेक्शन, f1 से मानो, तो बोलेंगे आप tan अल्फा इज इक्वल टू f2 लिखेंगे और f1 नीचे लिखेंगे यानी डिनोमिनेटर में, तो f2 कितना है 4, ये कितना है 3, ऐसा लिखेंगे। और अल्फा को डिफाइन करेंगे आप, अल्फा इज एंगल बिटवीन f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल किसके साथ, विद नीचे कौन लिया आपने f1 विद बिल्कुल। और इसको दोबारा हल कर सकते हो आप, क्यों, tan अल्फा कितना होगा, tan 37 कितना होगा 3/4, तो ये उल्टा है, तो ये कितना हो गया cot 37, तो क्या आ गया हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल टू इतना, तो इसको लिखेंगे cot 37। cot 37 tan में लाए आप तो tan बनाए इसको, यहाँ tan बनेगा तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा, यानी 90 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ गया यहाँ पर tan 53। ऐसे समझ सकते हैं tan tan कैंसिल होता नहीं है, समझने का तरीका अभी के लिए, tan tan कैंसिल हो गया, ऐसे समझ लो 53 डिग्री आ गया अल्फा, किसका, इस पूरे वेक्टर का, किसके साथ f1, यानी रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल ऐसा बोलेंगे 3 न्यूटन वाले फोर्स के साथ कितने एंगल पर है, 53 डिग्री एंगल पर। बोलने के तरीका समझ में आया, इस तरीके से tan tan कैंसिल नहीं होगा, समझने का तरीका है अभी के लिए। ऐसा कहते हैं कि tan अल्फा इज tan थीटा इज इक्वल टू अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, वो ट्रिग्नोमेट्री, तो समझने के लिए अभी के लिए ऐसे समझ लेते हैं कि tan tan कैंसिल नहीं होता, मैं सब चीज बताता जा रहा हूं आपको, ये नहीं कि मैंने बताया ऐसे कैसे, बस आसानी के लिए एक तरीका। ठीक है, अब यहां आगे चले चीजों को लेकर, अगला केस में देखो, अगला केस में अगला केस कौन सा बनता है इसमें, अगला केस हम लेने जा रहे हैं कि दो वेक्टर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन में ऑपोजिट है, ये केस लेने जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात को मेरी को। ठीक है, दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड वाइज, अब उसे कहेंगे हम तीसरा चौथा केस क्या लेने जा रहे हैं, दो वेक्टर्स ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इसका मतलब क्या होता है इस लैंग्वेज का, शॉर्ट में बोल दिया उसने, सही से बोले हम तो क्या कहना चाह रहे हैं, ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स आर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, यानी ए इज इक्वल टू बी, ऐसे बोलेंगे। ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर नहीं बोलेंगे, क्यों, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इक्वल होने के लिए वेक्टर्स को जरूरी है मैग्नीट्यूड से इक्वल होए, डायरेक्शन भी सेम हो, यानी डायरेक्शन भी इक्वल है, इक्वल बने सेम, यानी थीटा 0 डिग्री हो, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। अब बनाए कैसे, देखो बनाए कैसे, ये वेक्टर इसकी लेंथ क्या कहलाएगी, ये बी वेक्टर, और लेंथ मैग्नीट्यूड इक्वल है मतलब लेंथ दोनों की सेम होनी चाहिए, तो ये बी वेक्टर इसकी लेंथ क्या कहलाएगी बी, और वो कितने के बराबर होनी चाहिए, इसी की लेंथ के बराबर, ये यहां से क्लियर हो गया। तो इन दोनों का रेट क्या होगा, देखो दोबारा, यहां से चले यहां गए, यहां से चले यहां आ गए, तो फर्स्ट तो यहां से चले ए वेक्टर क्या हो, यहां गए तो सेकंड की, ये सेकंड की टेन रखी, यहां ये टेन रखी, वापस में वापस यहां आ गए, वापस यहां आ गए, तो कैसा बना आप देखो, दोबारा यहीं आ, तो ये बना है, यहां टेन है, यहां है किसका, बी वेक्टर का, ए वेक्टर का यहां टेन है, यहां है, तो यहां से चले यहां आए फर्स्ट, फिर यहां से सेकंड क्या हम चले यहां आए वापस, तो जहां से जहां आए तो कितनी लंबाई का वेक्टर आ गया, ये आ गया, इस वेक्टर का नाम क्या आ गया, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी एरो बनाए नहीं तो एरो की लेंथ कितनी है, इसकी एरो की लेंथ कितनी है 0, इसका मतलब इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 0, यानी जब ऑपोजिट होंगे और मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे उनका रिजल्टेंट 0 होगा, और क्योंकि 0 आया तो डायरेक्शन आएगी नहीं। आता समझ में आ रही, कहने का तरीका क्या है, जैसे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी बॉडी पर, एक 3 न्यूटन का, दूसरा भी 3 न्यूटन का,
देखो इक्वल है और क्या है ये ऑपोजिट टू ईच अदर एक्स ऑन सेम बॉडी एक्स सॉरी एट ऑन सेम बॉडी तो इनका रिजल्टेंट को कैसे लिखेंगे ये इनका रिजल्टेंट ये तो रिजल्टेंट हुआ और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ये क्या होगा सी वेरी पास और डायरेक्शन होगी नो डायरेक्शन किसकी नो डायरेक्शन इसकी नो डायरेक्शन इसकी तो है f वेक्टर की डायरेक्शन अकेले f2 वेक्टर की भी डायरेक्शन अकेले उनका मैग्नीट्यूड में पहले का 3 दूसरे का भी 3 उनके एरो की लेंथ भी आई 3 लेकिन इसके एरो की लेंथ क्या है 0 इसका मतलब डायरेक्शन कैसे बनाएंगे हम जब कोई एरो या लाइन आई नहीं तो ये सब यहां तक क्लियर हुआ तीसरा केस है और चौथा पांचवा केस है यहां तक क्लियर हुआ दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है लेकिन कितने एंगल पर है एक दूसरे से थीटा एंगल पर कितने पर है थीटा एंगल पर मैग्नीट्यूड वाइज क्या है इक्वल तो हम कह रहे हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल इक्वल कहते छोड़ देगा मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल आर इक्वल एंड एन एंगल थीटा तो क्या आ गया देखो ठीक है इस तरह अब देखो इक्वल है तो एरो की लेंथ इक्वल होनी चाहिए यानी इसके एरो की लेंथ ए तो इसके एरो की लेंथ भी क्या होनी चाहिए ए यानी बी वेक्टर है तो एक तरीके से इसकी एरो की लेंथ का नाम आ गया बी और दूसरी तरीके से इसके एरो की लेंथ कितनी है ए ये दोनों बराबर है समझ में दिख भी रहे बराबर तो विजुअलाइज करो नहीं दिख रहे तो सही कर लो इस तरह अब दोबारा देखो एंगल के लिए कैसे रखेंगे ये देखो ए वेक्टर और ये वाला ये बी वेक्टर ठीक है इस तरह से मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहा हूं तो ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए देखो ट्रायंगल कंप्लीट हुआ करिए ये भी और ये क्या आ गया ठीक है ये क्या आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये एंगल कितना आया थीटा यहां तो ठीक अब देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालो इस रिजल्ट है मैग्नीट्यूड कितना होगा यहां तो रूट ओवर a स्क्वायर अब यहां लिखेंगे a इज इक्वल टू 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा मेरी बात समझ में आ रही है अब हम वैल्यू पुट कर देंगे b इज इक्वल टू a तो b की जगह पुट करते हैं तो क्या आ गया यहां पर तो ये क्या आ गया क्या आ गया यहां से 2a स्क्वायर यहां भी 2a स्क्वायर तो क्या आ गया 2a स्क्वायर ये भी 2a स्क्वायर अब मैं ट्रिग्नोमेट्री में जाना है इसमें तो ये क्या लिखेंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 ठीक है तो मैंने किसको लिखा है ट्रिग्नोमेट्री से 1 cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 तो ये क्या आ गया मेरे पास मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास देखो 2 a cos थीटा बाय बात समझ आ रही है अब एंगल की बातें करें ये कितने एंगल पर होगा ये एंगल निकालें रिजल्टेंट a वेक्टर से कितने एंगल पर होगा ऐसे है ये रिजल्टेंट है और एंगल देखना होता है तो दोनों की टेल कोण साथ होनी चाहिए तो अब दोनों कोण हुए तो ये एक और ये दूसरा ऐसे बोलेंगे और टेल को दे देते और स्मॉलर लेंगे हमेशा किसी दो के बीच अब दो कौन है ये एक ये दूसरा ऐसे बोल सकते हैं ये एक ये दूसरा अब टेन का कितना स्मॉलर में ये लिया नहीं ये वाला ये नहीं कहता ये भी कर हो जाएगा स्मॉलर ये तो टेन का फॉर्मूला याद करो एंगल किससे लिया है इस रिजल्टेंट का ऐसे ए वाली चीज नीचे आएगी और अगर वाला जिससे नहीं लिया वो ऊपर आएगी बी और हमेशा sin थीटा आएगा तो बी इधर cos थीटा आएगा लिखने के तरीके समझ में आया आप लोगों को कैसे याद करोगे लिखोगे ठीक है इस तरह तो यहां वैल्यू को पुट कर दो a = b है तो b की जगह हटा के a पुट कर दो तो आपके पास tan अल्फा कितना आ गया कितना आया a b की जगह a लिख लो sin थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा अब क्या करो a और sin थीटा और इसको लिख लो a * 1 + cos थीटा अब क्या करो sin थीटा की वैल्यू ऐसे होती है ट्रिग्नोमेट्री में 2 sin थीटा / 2 cos थीटा / 2 और इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा
मतलब इसमें क्या पुट किया मैंने, तो यहाँ लिखने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू है वो लिखने जा रहा हूँ sin θ/2 cos θ/2, यानी पूरा बोलेंगे सॉरी sin θ = sin θ/2 cos θ/2, और 1 + cos θ को पूरा बोलेंगे 2 cos स्क्वायर θ/2। यस लिखेंगे। अब देखो दोबारा इसको कैसे लिखें, तो tan अल्फा क्या आ गया, tan अल्फा आएगा, इसको ऐसे लिख दो a 2 sin θ/2 cos θ/2 अपॉन ये क्या लिखेंगे आप देखो a 2 cos θ/2 cos θ/2 स्क्वायर का मतलब ये होता है पहले cos θ/2 होगा फिर उसका होल स्क्वायर, इसी को शॉर्ट में मैथ्स में कहते हैं cos स्क्वायर θ/2। cos स्क्वायर θ/2 का मतलब क्या हुआ, ऐसे लिखेंगे cos स्क्वायर θ/2 का मतलब क्या हुआ cos θ/2 होल स्क्वायर। और इसको समझेंगे तो कैसे समझेंगे, पहले थीटा का हाफ करेंगे θ/2, फिर जो एंगल आएगा हाफ करने पर θ/2 एंगल उसका cos लेंगे और फिर उसका cos आ जाएगा उसको स्क्वायर करेंगे। ये इसका बोलने का तरीका है। और ये फाइनली क्या आ गया मेरे पास, निकाल कर देखो क्या आ गया tan θ/2, अल्फा कितना आ गया θ/2। दोबारा देखो यहाँ पर क्या कंक्लूड किया हमने, ये देखो आप, तो कंक्लूजन की तरफ बढ़े तो कैसा हुआ कंक्लूजन, देखो ये ए वेक्टर उतनी मैग्नीट्यूड का ये बी वेक्टर, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वो कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल, तो इनके बीच में कितना है अल्फा θ/2, तो ये θ/2 तो ये कितना बच गया θ/2, यानी ये रिजल्टेंट जो होगा, ये रिजल्टेंट ये दोनों के बीच में जो एंगल है उसके बाइसेक्टर से गुजरेगा। तो इसका मतलब हुआ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी along the bisector, किसका बाइसेक्टर, एंगल का, साइड पर along bisector of the angle, किसके बीच में, between a vector and b vector। कौन सा एंगल, स्मॉलर, बिगर नहीं, बिगर तो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में बिगर तो ये हो गया, देखो ये वाला बिगर नहीं रहेगा, स्मॉलर ये हो गया, ये वाला आप समझ में आ रही है। तो याद रखना है कि a वेक्टर b वेक्टर दोनों इक्वल हैं और थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो उनका रिजल्टेंट उस एंगल के बाइसेक्टर पर होगा, उस एंगल के बाइसेक्टर पर होगा। ये सारे केसेस मैंने ले लिए, इसके बाद मैं आगे हम लोग पढ़ेंगे, मैं लूंगा टॉपिक कौन सा, दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रॉब्लम से जोड़ना, फिर दो से ज्यादा को जोड़ना, फिर दो को सब्ट्रैक्ट करना, जोड़ना मतलब एडिशन, दो से ज्यादा को एडिशन पहले कर लो, फिर पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन दो वेक्टर्स का, ठीक है। काफी है आज के लिए।